प्रदीप सती भी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले दीपक, आपसे जानना चाहेंगे, जो कुछ भी रहा है आज का घटनाक्रम, एक बात मुझे बेहद चुभती है। आखिर प्रधानमंत्री ये क्यों कहते हैं कि उन्हें चुप रहना चाहिए? क्या किसी प्रधानमंत्री की, जब विपक्ष हंगामा कर रहा हो, ऐसे में क्या प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती है? 4 दिनों तक लगातार संसद ठप रहती है। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री को सफाई देना भी नहीं सामने आना चाहिए? सफाई देना क्या इतना गलत है? नहीं, बिल्कुल आशीष, देखिए मनमोहन सिंह की अगर बात करें तो ये पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी कई बार जब ऐसी सारी चीज़ें घटनाएं हुई हैं, आरोप लगे, तो हर बार वो चुप्पी साधे रखते हैं। लेकिन इस बार मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी हो गई थी, क्योंकि लगातार 4 दिन से सदन की कार्रवाई नहीं चल रही थी। 5वें दिन फिर सदन की कार्रवाई यहाँ पर स्थगित हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल उनको ईरान के दौरे पर यहाँ से निकलना है, विदेश दौरे पर कुछ देने के लिए वो जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में अगर आज वो बयान नहीं देते तो निश्चित तौर पर कई सारे सवाल उन पर खड़े उठते। भाजपा को एक और मुद्दा मिल जाता कि जिस प्रधानमंत्री पर आरोप लगे हैं इस कोयला आवंटन घोटाले के, 1,86,000 करोड़ का ये घोटाला है, और जनता उस प्रधानमंत्री के मुंह से उनकी सफाई सुनना चाहती है, 2 शब्द सुनना चाहती है इस पूरे मुद्दे को लेकर। वो बिना कुछ बोले संसद में रहने के बावजूद कोई बयान इस पर नहीं देते, कुछ नहीं बोलते और विदेश चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनकी मजबूरी आज रही होगी, जिसके बाद उन्होंने आज संसद पर पहुंचकर 12 बजे के बाद संसद वो पहुंचे थे लोकसभा में, पहले वहां पर बयान दिया। विपक्ष ने भारी हंगामा किया था, क्योंकि पहले ही उन्होंने बोला था कि हम प्रधानमंत्री को बयान वहां पर नहीं देने देंगे। और शायद ये चीज़ भाजपा भी अच्छी तरह जानती थी, विपक्ष भी अच्छे तरीके से जानता था कि अगर वो प्रधानमंत्री को वहां पर बयान नहीं देने में हंगामा करके उनका बयान नहीं अगर वो दे पाए, प्रधानमंत्री नहीं दे पाते, तो निश्चित तौर पर उनकी यहाँ पर जीत होगी। और ऐसी स्थिति में वो जनता के बीच ये मैसेज पहुंचा देंगे कि एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिस पर आरोप लगते हैं, लेकिन उन आरोपों को छोड़कर वो विदेश दौरे में चले जाता है। तो निश्चित तौर पर आज ये प्रधानमंत्री की मजबूरी थी, सदन में वो पहुंचे, हंगामा भारी हुआ। प्रधानमंत्री ने वहां पर क्या बोला किसी ने नहीं सुना, उसके बावजूद उन्होंने अपने छोटा सा संक्षिप्त सा बयान था वहां पर उन्होंने पढ़ा। उन्हें पता था कि उनका भाषण किसी ने नहीं सुना है, जनता टीवी देख रही थी, लेकिन लोग नहीं सुन पाए। उसके बाद बाहर वो निकलते हैं, मीडिया में अपना बयान देते हैं, सिर्फ एक शायरी के साथ वो शुरुआत करते हैं। लेकिन जो शायरी उन्होंने पढ़ी उस पर भी कई सारे सवाल खड़े उठते हैं। कहीं ना कहीं अपने ही ऊपर उन्होंने यहाँ पर सवाल खड़े कर दिए उस शायरी को बोलने के बाद। तो ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री खुद वो सारी चीज़ें नहीं कर रहे थे, उनसे कहीं ना कहीं सारी चीज़ें करवाई जा रही थी। जिस तरीके से वो संसद पहुंचते हैं, बाहर पहुंचते हैं, एक शायरी के साथ सारी चीज़ों की शुरुआत करते हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल तो मनमोहन सिंह पर खड़े ही होते हैं। माना कि आप वहाँ उसमें इन्वॉल्व नहीं है, आपके पास मंत्रालय था, आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप उसमें शामिल नहीं है, लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री हो, कम से कम आपको खुलकर इस मुद्दे पर बोलना चाहिए था, जनता के सामने अपनी बात को वहाँ पर रखना चाहिए था। शायद जनता को भी भरोसा हो जाए कि वाकई में जो हमारा प्रधानमंत्री है वो मजबूत है, वो सारी चीज़ों को समझता है, और जब इस तरह के मुद्दे सरकार पर उठते हैं तो वो उसका सामना करने के लिए तैयार भी है। लेकिन जब आप पर सीधे आरोप लग रहे हैं, उसके बाद आप ऐसा रवैया अपनाते हो, तो निश्चित तौर पर आप पर भी सवाल उठते हैं। और इतनी बड़ी सरकार आप चला रहे हैं, तो कैसे लोग आप पर भरोसा कर पाएंगे कि वाकई में हमारा देश का प्रधानमंत्री कुछ भी होता है सिर्फ चुप्पी साधे रहता है। अपने देश के अंदर ये हालात है, तो बाहर के लोग हमले करते हैं, बाहर के लोग आरोप लगाते हैं, तो वहाँ पर कैसे प्रधानमंत्री जवाब दे पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। आशीष। बिल्कुल दीपक, हमारे साथ प्रदीप भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप, क्या किसी प्रधानमंत्री को बोलना नहीं चाहिए? जन सरोकारों से जुड़े मुद्दे पर बोलना नहीं चाहिए? घोटाले का आरोप आपके ऊपर लग रहा है, क्या ऐसे मुद्दों पर बोलना नहीं चाहिए? और जब अगर आपको 4 दिनों के हंगामे के बाद बोलना चाहिए, तो ये एहसान जताकर बोलना चाहिए कि हमारा चुप रहना ही बेहतर था, लेकिन आज हम बोल रहे हैं। प्रदीप। आशीष, जैसा कि बिल्कुल अप्रत्याशित घटनाक्रम आज संसद में देखने को मिला है, सभी लोगों को इस बात की पूरी उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री, अमूमन कम बोलने वाले प्रधानमंत्री, अगर इस बार इतने दबाव के बाद बोलेंगे, जो भी बोलेंगे तो सोच समझकर बोलेंगे और शायद नतीजा निकलेगा। क्योंकि काफ़ी किरकिरी पूरे संसद की हो चुकी है। तमाम राजनीतिक दल, जितने भी सांसद संसद में इस वक्त, जो लोग पूरे 4 दिन से आपने देखा कि कोई भी किसी भी चीज़ पर बात नहीं हुई। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रही थी और कांग्रेस कह रही थी कि प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, चाहे चाहे कुछ भी हो जाए, और ये सब यही होना था। और ये नूरा कुश्ती का खेल खेला जा रहा था। उसके बाद जैसे कि पिछले सत्र में हम लोगों ने पिछले दिन भी इस मुद्दे पर जब हम बात कर रहे थे, तो हमने यही कहा था कि एक सर्वदलीय बैठक और इस तरह की कुछ बात होगी, औपचारिकता चली जाएगी। आज प्रधानमंत्री ने उस औपचारिकता की सीमाएं भी समाप्त कर दी हैं। इस बयान के बाद सबसे पहले उन्होंने कैग की काबिलियत पर, कैग पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट है वो तथ्यात्मक नहीं है, तथ्यों से परे है। पीएसी में आकर पहले कैग को अपनी रिपोर्ट रखनी चाहिए थी, उसके बाद जांच होती, उस रिपोर्ट पर चर्चा होती और उसके बाद जो भी जानकारी सामने आती वो प्रस्तुत करना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये सब बयान देकर अपने ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए हैं कि सीएजी की रिपोर्ट तथ्यात्मक नहीं है, वो सही बिल्कुल प्रोसेस के साथ आगे सामने नहीं आ रही। अगर वो प्रोसेस के साथ सामने नहीं आ रही तो सरकार क्या कर रही है? सरकार को उसको प्रोसेस में लाना चाहिए था। इतनी देर क्यों हुई ये बयान आने में? 4 दिन बाद प्रधानमंत्री ये बयान दे रहे हैं, मतलब 4 दिन तक वो यही पता लगाने में रहे, जबकि कांग्रेस पार्टी पहले ही कैग को तथ्य इकट्ठे किए जा सकते थे। 4 दिनों का वक्त
वक्त था और ये सब कुछ नहीं हुआ, और आप जब सामने आते हैं तो शायद ये एहसान जता रहे हैं कि आप सामने आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल आशीष, दरअसल मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री हमारे हैं उनके साथ ये एक जुमला जुड़ चुका है कि वो ये कम मानने वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह शायद ये मानते हैं कि जनता भी इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि वो कम बोलते हैं और इस बिना पर वो एक्सक्यूज ले लेंगे, इस बिना पर वो बच जाएंगे। लेकिन एक प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए आप देश को लीड कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो आप ऐसे मौके पर आप चुप नहीं रह सकते हैं। जो मुहावरा है कि चुप्पी कई बार कई मामलों का इलाज होती है, चुप्पी बेहतर होती है कई मौनम स्वीकृति लक्षणम। और मुझे ये भी याद आता है प्रदीप, जब मौन आप धारण कर लेते हैं तो आप स्वीकृति भी उसकी दे देते हैं। छोड़ना था पूरे संसद में कि वाकई में सांसदों को लगता कि इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। आप देखिए इस पूरे मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी के तमाम मुख्यमंत्री भी घेरे में आ रहे हैं, केंद्र सरकार भी घेरे में आ रही है। ऐसे प्रधानमंत्री का बयान था, और जैसे अभी दीपक कह रहे थे कि कल उन्होंने पूरे मुद्दे पर चर्चा जारी रखेंगे, बीजेपी के मुद्दे पर भी चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले अपने दर्शकों को एक बार फिर से सुनाते हैं कि आज प्रधानमंत्री ने बोला क्या है। दरअसल आप इस बयान को सुनिएगा, मीडिया से जब रूबरू हुए हैं प्रधानमंत्री तो क्या उन्होंने बोला है, और इस बयान का जो पहला शेर है उनका जो बेहद शायराना अंदाज में बोला है ये भी सुनिएगा दर्शकों से। दर्शक ये जब सुनेंगे, हमारे साथ सहयोगी भी जुड़े हैं, वो भी प्रदीप दीपक हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आपके साथ भी इस पूरी बाइट को साझा कर रहा हूं, इस बयान को साझा कर रहा हूं, दर्शकों के साथ भी इस पूरे बयान को साझा करते हैं, और दर्शकों से हम यही चाहेंगे कि इस शायराना अंदाज को समझें। और जब कह रहे हैं प्रधानमंत्री के हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी, सवाल आपके ऊपर उठ रहे हैं, आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री जवाब ही नहीं देना चाह रहा है, ऐसे में हम क्या समझें, कहां जा रहा है देश, ये बड़ा सवाल है। जरा इस बयान को सुनिए, चर्चा उसके बाद करते हैं। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू। ये बयान का पहला हिस्सा ही सिर्फ हमने सुनाया है, हमारे सहयोगी ने सुनाया है, यही सब कुछ कह जाता है। प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, आज ये बड़ी मुझे जहां तक लगता है बड़ी अजीब बात है कि प्रधानमंत्री चुप रहना चाहते हैं पूरे देश से जुड़े मामलों पर, लेकिन आज जिस तरीके से सीएजी पर अपने बयान में उन्होंने सीएजी पर सवाल उठाए हैं, दीपक क्या लगता है कि सीएजी एक ऐसी छोटी सी संस्था है जिस पर प्रधानमंत्री सवाल उठा दें और इस पर कोई चर्चा भी ना हो? क्योंकि सीएजी जहां तक मुझे पता है कि एक ऐसी बॉडी है, एक संवैधानिक संस्था है, और इसके ऊपर जैसा लालकृष्ण आडवाणी ने भी अपने बयान में कहा है, और हमने आज से पहले शायद देश के इतिहास में हमने कभी नहीं पढ़ा, और जब से हम ये सब कुछ देख रहे हैं, राजनीति को समझने बूझने लगे हैं, तब से मुझे नहीं दीपक लगता कि कभी किसी प्रधानमंत्री को हमने देखा हो सीएजी पर सवाल उठा रहा हो। बिल्कुल आशीष, सबसे पहले एक बात बताना चाहूँगा अपने सभी दर्शकों को भी, क्योंकि जब संविधान भारत का बना था और संविधान सभा की जब बहस हुई थी तो वहाँ पर भीमराव अंबेडकर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली थी कि सीएजी देश का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा और सबसे शक्तिशाली अधिकारी होगा, और जो भी पैसा संसद में जो भी योजनाएं आएंगी जिन पर पैसा खर्च होना है, अगर वो पैसा गलत जगह खर्च होता है तो उसकी पूरा अधिकार सीएजी के पास होगा उसका ऑडिट करने का और उन गलतियों को पकड़ने का कि वाकई में जनता का पैसा सही जगह खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री सीएजी की उस रिपोर्ट पर सवालिया निशान लगाते हैं तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री पर भी सवाल खड़े उठते हैं कि वाकई में अगर आप पाक साफ हो, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बयान दिया तो लगातार चारों तरफ उनकी आलोचना तो हो ही रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आशीष यही है कि अगर आपने घोटाले नहीं किए हैं, अगर आप वाकई पाक साफ हो, तो आप तर्कों के जरिए अपनी बात को यहां पर रखो, तर्कों के जरिए साबित करो कि आपने कोई घोटाला नहीं किया है और जो भी फैसले आपने लिए वो सही हैं। यानी कि आप सीधे सीधे सवाल खड़े कर दे रहे हो कि पूरी की पूरी रिपोर्ट गलत है। पहले रिपोर्ट को पीएससी में जाना चाहिए था, वहां पर उस पर बहस होनी चाहिए थी, उसके बाद ये रिपोर्ट यहां पर आनी चाहिए थी। आप सीएजी पर सीधे सवाल नहीं खड़े कर सकते, आप तर्कों के जरिए अपनी बात को रखो, उसको वहां पर अपोज करो। लेकिन जैसे ये मामला उजागर आता है, कांग्रेस पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं, जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, सरकार को डिफेंड करते हुए मैदान में उतर जाते हैं और सीएजी पर सवाल डालते हैं। यानी कि उनकी पूरी कोशिश यही थी कि जो पूरे मामले की जड़ है, अगर उसी पर हम लोग सीधे हमला करेंगे तो हमारा लिए सबसे बड़ा बचाव यहां पर होगा। तो निश्चित तौर पर शुरू से ही कांग्रेस और उसके जितने सरकार के मंत्री थे उन्होंने यही किया, और आज जब प्रधानमंत्री मीडिया के सामने आते हैं तो लगा था लोगों को कि प्रधानमंत्री जब संसद में बयान देंगे, लोकसभा में राज्यसभा में, तो देश के लोगों को यह उम्मीद थी कि शायद उस पर कुछ महत्वपूर्ण बात बोलेंगे और तर्कों के जरिए अपने जवाब वहां पर देंगे कि वाकई में यह घोटाला नहीं हुआ, सीएजी की रिपोर्ट में ये त्रुटि रह गई थी, या सीओजी ने जो भी तथ्य वहां पर थे उनको सही ढंग से पढ़ा नहीं, उसका स्टडी नहीं किया। लेकिन वहां उन्होंने भी आते ही सीधे सीएजी के पर ही सवाल उठा दिए उसकी रिपोर्ट पर। और एक चीज़ और उन्होंने बोली कि पीएससी में जब ये रिपोर्ट रखी जाएगी तो सीएजी की रिपोर्ट की वो समीक्षा करेंगे, इसके औचित्य पर, यानी कि उन्होंने यहाँ पर सवाल उठाए।
तो वाकई में जब सीएजी का कोई औचित्य नहीं है, सीएजी की रिपोर्ट को देश का प्रधानमंत्री नहीं मानता है, देश की सरकार नहीं मानती है, फिर सीएजी के होने का औचित्य क्या है आशीष? यानी कि आने वाले सालों पर सबसे बड़ी चीज क्या है, इसका मैसेज काफी लंबे समय तक आगे तक जाएगा। आज सिर्फ मनमोहन सिंह की सरकार है, कल के दिन कोई दूसरी सरकार आती है, उसके बाद कोई दूसरी सरकार आती है, जो भी व्यक्ति सत्ता में आएगा वो इसी सरकार का हवाला देते हुए सीएजी की रिपोर्ट पर हर बार सवाल उठाएगा। तो निश्चित तौर पर सीएजी यहाँ पर औचित्य विहीन हो जाएगी और ऐसे में खुली छूट यहाँ पर नेताओं को मिल जाएगी, सरकार को मिल जाएगी। कोई डर उनके अंदर नहीं रह जाएगा कि जो भी सारी चीजें उन्होंने की हैं कोई उसका ऑडिट करता है, कोई इन खामियों को सामने लाता है, तो उनके अंदर ये आदत सी पड़ जाएगी कि उसी पर सवाल उठा दो। बिल्कुल सवाल यही है दीपक कि अगर सीएजी भी, अगर हम उस पर भी विश्वास न करें और प्रधानमंत्री हमसे खुद ही कह रहा है कि सीएजी पर भी विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है, तो आखिर हम कैसे, किस पैमाने के तहत मानेंगे कि ये अच्छा है, ये बुरा है, इसने सही किया देश के साथ, इसने गलत किया? प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, सीएजी की रिपोर्ट पर ही सवाल उठाते रहे। एक अर्थशास्त्री हैं, खुद अर्थशास्त्री हैं हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, और एक ऐसे गंभीर व्यक्तित्व के भी स्वामी हैं, और इनका सीएजी पर सवाल उठाया जाना, क्या एक आम आदमी को ये गंवारा होगा? प्रदीप, आपको लगता है? आशीष, देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि आप चुप क्यों रहते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश के जिम्मेदार पद पर रहते हुए आपको जब जवाब देना है, तमाम लोग जवाब चाहते हैं, विपक्ष जवाब चाहता है, जनता जवाब चाहती है, और पूरा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर आप सबसे बड़े लोकतंत्र के सर्वे सर्वा हो, प्रधानमंत्री हो, उस वक्त में आप जवाब नहीं देते 3-4 दिन के बाद, और आप जब जवाब देते हैं तो आप जो सबसे बड़ी संस्था है, जिसको कि भीमराव अम्बेडकर ने भी अभी दीपक बता रहे थे कि जिसकी स्वायत्ता पर उन्होंने कहा कि इसको सबसे मजबूत होना है, क्योंकि यही तमाम ऑडिट करेगा और यही तमाम घपले घोटालों की जांच करेगा। आज आप उस संवैधानिक संस्था के होने पर सवाल खड़े कर देते हैं। आप कहते हैं कि वो नियंत्रण में नहीं है, वो गलत तरीके से रिपोर्ट पेश कर रही है, उसकी रिपोर्ट तथ्यों से परे है। ये कितना बड़ा सवाल है एक प्रधानमंत्री की तरफ से। अगर ये सब चीज़ है तो प्रधानमंत्री को बयान के तुरंत बाद सीएजी के दायरे में आने वाली तमाम जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उन पर रोक लगा देनी चाहिए थी। अगर इतना ही गंभीर प्रधानमंत्री सीएजी को लेकर होते हैं तो उनको उसके बाद तमाम बिल्कुल सीएजी को लेकर ही जांच बिठानी चाहिए थी। उनको आप कह रहे कि पीएससी ये करेगी, वो चीज़ वो करेगी, वो चीज़ वो करेगी, ये बिल्कुल बचकाना जवाब है। और जिसकी कि पूरे विपक्ष समेत लेफ्ट पार्टीज ने भी साफ साफ कहा कि आप सीएजी के औचित्य पर सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि आप अगर सीएजी के औचित्य पर सवाल उठा रहे हैं तो आप चाहते कि बस आप सवाल उठाते रहें, सवालों के फेर में सवाल होते रहें। जो मुख्य मुद्दा है, इस सब की नौबत क्यों आई, जो कोयले का आवंटन हुआ वो मुद्दा बहुत पीछे छूट जाए और सीएजी के ऊपर लेकर आप ये चलें और फिर धीरे धीरे औपचारिकता के साथ इस मानसून सत्र की भी इतिश्री कर दें। लेकिन जो कोयले की दलाली और जो इस दलाली में जिन लोगों के हाथ काले हैं, उस सवाल को प्रधानमंत्री छुपा देना चाहते हैं इन सब चीजों के ऊपर। यानी ये कोशिश है, अपना दामन बचाने की कोशिश है, सीएजी पर सवाल नहीं उठने चाहिए। प्रदीप, आप भी ये मानते हैं और दीपक हमारे सहयोगी वो भी मानते हैं कि सीएजी पर, तमाम जनता भी शायद यही मानती होगी कि सीएजी पर सवाल कम से कम नहीं उठाने चाहिए थे और इस तरीके की राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। अपना दामन बचाने के लिए प्रधानमंत्री को तथ्यों का इस्तेमाल करना चाहिए था, तर्कों का इस्तेमाल करना चाहिए था। जिस गंभीर भाषण की हम उम्मीद कर रहे थे कि एक गंभीर पक्ष रखेंगे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, लेकिन उन्होंने शायद वो नहीं रखा है। दीपक, आज का जो कुछ भी रहा घटनाक्रम, उससे आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी कहा है वो लिस्ट ऑफ एक्सक्यूजेस से बढ़कर, एक्सक्यूज महज देना, उससे बढ़कर कुछ है, या ये सिर्फ अपना दामन बचाने की कोशिश है, या फिर बीजेपी के तमाम जो आरोप थे उनका गंभीरतापूर्वक जवाब देने की कोशिश भी थी? आपको लगता है ये क्या था? नहीं, देखिए आशीष, पहले दिन से ही पीएम को इस पूरे मामले में बयान देना चाहिए था, अपनी बात वहां पर रखनी चाहिए थी कि वाकई में वास्तविक स्थिति है क्या। जब कांग्रेस के सभी सरकार के जितने भी मंत्री हैं वो सीएजी की रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे होते हैं तो पीएम उस समय चुप्पी साधे बैठे हैं, और निश्चित तौर पर पीएम को ही इस सारे मुद्दे पर सामने आके लोगों से बात करनी चाहिए थी, मीडिया से बात करनी चाहिए थी, जनता से डायरेक्ट बात करनी चाहिए थी। लेकिन उसके बावजूद वो खुद सामने नहीं आते और अपनी सरकार के मंत्रियों की पूरी फौज लगा देते हैं कि इस पूरे मामले पर वो उनको डिफेंड करें। यानी कि कहीं ना कहीं उनको शायद इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि अगर वो मीडिया को फेस करें या वो लोगों को फेस करें तो शायद उन सवालों के जवाब वो वहाँ पर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कोयला मंत्रालय उस समय उन्हीं के पास था। आज उन्होंने एक बात और बोली कि कोयला मंत्रालय में उस वक्त जितने भी फैसले लिए गए थे वो सारे के सारे फैसले सही थे। और एक बात उन्होंने और बोली थी आशीष कि राज्य सरकारों ने कहीं ना कहीं उन्हें चिट्ठी लिखी थी कि कोयले के जितने भी कोल ब्लॉक आवंटित किए गए हैं उनकी नीलामी ना किया जाए। यानी कि सीधे सीधे उन्होंने देखा जाए तो अपनी जिम्मेदारी से जो उन पर आरोप लगे थे सीधे की सीधे राज्य सरकार के ऊपर फेंक दिए, यानी कि अपने आरोपों को दूसरे ऊपर फेंक दिया। लेकिन वहां पर आपने खुद तथ्य पेश नहीं किया। आप बोलते हैं कि सीएजी की रिपोर्ट में तथ्य विहीन है, उसमें पूरे तथ्य नहीं है, लेकिन आपके पास क्या तथ्य है कि आप इस बात को साबित कर पाएंगे। हम बात ये नहीं कर रहे कि आप आरोपी हैं, आप घोटाले आपने किए हैं, लेकिन जब
सवाल ऐसे उठते हैं, आपने इस तरह के बयान देते हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसे सवाल उठते हैं। सिर्फ मेरे ही सवाल नहीं है, तमाम जनता के मन में इस तरह के सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। बिल्कुल, तो खुद अगर वो पहले दिन से आके डिफेंड करते तो शायद लोगों को लगता कि वाकई में ये कॉन्फिडेंट है, इन्हें पूरे मामले की जानकारी है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस समय जब वो प्रधानमंत्री थे तो क्या क्या फैसले हुए इनकी जानकारी शायद पीएम को उस समय नहीं रही होगी, या और इस बीच कांग्रेस के नेताओं का बयान भी आता है कि पीएम ने पूरी स्टडी कर ली है, पूरा जवाबों का पुलिंदा तैयार किया है, ऐसी खबरें भी आई। लेकिन उसके बावजूद जब आज वो जनता के सामने आते हैं तो वहां पर सिर्फ इतनी सी बात बोलकर निकल जाते हैं, एक शायरी बोल जाते हैं और अपनी चुप्पी की एक वजह वहां पर बता के चले जाते हैं। तो मुझे तो लगता है कि इस बयान को देखे कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी खिल्ली यहां पर उड़ाई है, क्योंकि आप अगर मूक रहते हो तो इसका मतलब आप जो भी आरोप लग रहे हैं उसका समर्थन आप कर रहे हो, उस पर हामी आप भर रहे हो। आप पहले दिन से सारी चीज़ को डिफेंड करते तो शायद आपको लोगों का मॉरल सपोर्ट भी मिलता, आपका कॉन्फिडेंस वहां पर बढ़ता, और निश्चित तौर पर तथ्यों के साथ आप वहां पर आते तो शायद आप बेहतर तरीके से डिफेंड भी सारी चीज़ों को कर पाते। लेकिन जिस तरीके से पहले ही दिन मंत्रियों की फौज वहां पर खड़ी कर दी गई, आज ही हम देखते हैं प्रधानमंत्री बयान देते हैं, उसके बाद लगातार एक के बाद तकरीबन 10 से 12 केंद्रीय मंत्री वहां पर उनके बयान के पक्ष में यहाँ पर आए थे, कहते हैं पीएम ने सब कुछ कह दिया, अब कुछ बाकी रहा ही नहीं गया। तो मुझे तो एक चीज़ वहां पर समझ में नहीं आई कि आखिर पीएम ने वहां पर कहा क्या। सिर्फ उन्होंने सवाल उठाए, अपनी जिम्मेदारी दूसरे के ऊपर डाल दी और कहते हैं उनके मंत्री की पीएम ने सारी स्थिति साफ कर दी, अब सदन में हंगामा नहीं होना चाहिए था। लेकिन बीजेपी ने भी हालांकि इस पर पलटवार किया और साफ तौर पे कहा है कि वो लोग पीछे हटने वाले नहीं है, भले ही एनडीए के सभी लोग उनके साथ से चले जाएं, लेकिन वो इस लड़ाई को जारी रखेंगे। और सबसे बड़ी बात आशीष ये भी है कि आप विदेश दौरे पे जाने से एक दिन पहले बयान देते हैं, आज तक आपने बयान क्यों नहीं दिया? इसका मतलब यही है कि आप सिर्फ इस तोहमत से भी यहाँ पर बचना चाहते हैं कि मैं बिना कुछ बोले, बिना कुछ जनता के सामने आए विदेश दौरे पर चले गया। तो निश्चित तौर पर उस तोहमत से तो आप बच गए, लेकिन सामने आके जो कुछ आपने बोला उस चीज को आप भी जस्टिफाई नहीं कर पाए। और मुझे लगता है दीपक यहाँ चर्चा से भी बचने की कोशिश की है पीएम ने। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर वाकई में उन्हें खुलकर इस मामले में बोलना होता, बहस की बात करते हैं कि हम लोग संसद में बहस के लिए तैयार हैं, लेकिन जब आप मीडिया के सामने आते हैं तो वहां पर सिर्फ दो बातें जो आप मन में सोच कर आए हैं वो सारी चीजें बोलते हैं और तुरंत वहां से चले जाते हैं। किसी मीडिया कर्मी का कोई भी सवाल वहां पर आप नहीं सुनते। यानी कि इसका मतलब यही है कि शायद उनकी सिर्फ इतनी ही कोशिश थी कि जाने से पहले कोई एक ऐसा बयान मैं दे दूं, मीडिया को फेस कर लूं, जनता से रूबरू हो जाऊं, ताकि ये मैसेज चले जाए कि मैं विदेश दौरे पर जरूर जा रहा हूं, लेकिन मैं मिलेंगे नहीं, भाग नहीं रहा हूं। लेकिन जब आप विदेश दौरे पर होंगे, जब तक 4 दिनों तक आप सामने ही नहीं आए तो इसका तो सीधा सा मतलब यही है कि आप मुद्दे से भाग रहे हो। आप सिर्फ एक बार 2 मिनट के लिए आप सामने आते हैं और शो करते हैं कि मैं भाग नहीं रहा हूं, लेकिन वास्तविक स्थिति में आप लगातार 5 दिनों तक इस मुद्दे से भाग रहे थे। शायद पहले दिन आप इस चीज को फेस कर लेते तो निश्चित तौर पर यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। शायद बीजेपी अपना ये स्टैंड वहां पर नहीं लेती, क्योंकि पीएम खुद सामने आए हैं और बीजेपी को इस बात को लगा हो कि जब जिस व्यक्ति पर सीधे आरोप लगे हैं वही व्यक्ति अगर आकर उनसे सीधे बात करता, वही व्यक्ति मीडिया में उन आरोप जो लगे उन पर जवाब देता, तो शायद ये स्थिति यहाँ पर निर्मित नहीं होती। मैं ये नहीं मानता कि सिर्फ भाजपा इसके लिए जिम्मेदार है जो सदन की कार्रवाई नहीं हुई, कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इसके लिए जिम्मेदार है। और सबसे बड़े जो जिम्मेदार यहाँ पर दिखाई देते हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें अपने रवैये में बदलाव यहाँ पर लाना चाहिए। निश्चित तौर पर लाना ही होगा। जब आप पूरे देश को लीड कर रहे हैं, देश के आप प्रधानमंत्री हैं, विदेशों में आप देश को रिप्रेजेंट करते हैं, बड़े बड़े फैसले आप लेते हैं, लेकिन जब आप पर एक छोटा सा आरोप लगता है, भले क्योंकि वो लोग आरोप लगने की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो लोग तो कह रहे हैं सारे आरोप झूठे हैं, तो उनके हिसाब से तो छोटा ही आरोप हुआ, तो वहां पर आप चुप्पी साध लेते हैं। तो कितना ये सही है इस पद पर रहते हुए आपका ये व्यवहार, शायद ये बिल्कुल समझ में नहीं आता। आशीष, प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, प्रदीप, ये सारी चीजें, ये तमाम घटनाक्रम हो गए, पीएम का बयान हो गया, पीएम ने अपना एक्सक्यूज भी दे दिया, पीएम ने यह भी कह दिया कि उनको यहां पर बोलने की जरूरत नहीं थी, अच्छा होता वो चुप रहते। उन्होंने ये भी कह दिया कि सीएजी की रिपोर्ट ही मान्य नहीं है, सीएजी के आंकड़ों पर सवाल उठा दिए। उसके बाद वार पलटवार भी हो गया। 5 दिन से संसद ठप पड़ी है। आपको लगता है गतिरोध खत्म हो गया क्या? आशीष, देखिए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर यूपीए पार्ट 2 में बहुत ज्यादा किरकिरी उनकी हुई है, और जब जो ईमानदार प्रधानमंत्री की उनकी छवि थी वो छवि तार तार हुई है। लगातार भारतीय जनता पार्टी ने और तमाम विपक्षियों ने अन्ना के आंदोलन में बाबा रामदेव ने उनको रिमोट कंट्रोल से चलने वाला प्रधानमंत्री बताया, रोबोट बताया, कठपुतली बताया, तमाम आरोप उनके ऊपर लगते रहे। अभी तक प्रधानमंत्री बिल्कुल चुप रहे, और कई बार उन्होंने उनके पास तमाम मौके इस तरह के थे जब वो आगे बढ़कर ये सब चीजें कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हर बार पीछे ही रहे, वो चुप ही रहे। एक बार पहले भी आपने देखा होगा उन्होंने क्या जवाब दूं स्टाइल में संसद में सुषमा स्वराज के सवाल पर एक शेर मारा था, और आज भी उन्होंने शेरो शायरी की। क्या ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र शेरो शायरी से चल जाएगा? ये तो बिल्कुल वही बात हुई कि भजन गाओ, हरि के गुण गाओ, खाना मिले ना मिले आपको मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकल धरातल पर आपको ये सारी चीजें सोचनी पड़ेगी कि एक देश के प्रधानमंत्री होने के नाते आपकी उस देश को लेकर निष्ठाएं क्या है, आपकी भावनाएं क्या है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। अभी
2 दिन पहले भारतीय जूनियर अंडर 19 क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता है। उसके फाइनल की स्थितियां जो है कि जब 4 विकेट बहुत सस्ते में भारतीय टीम के गिर गए थे, तो वहां पर भारत का जो कप्तान है उन्मुक्त चंद, उन्होंने मोर्चा संभाला था और उसके बाद आखिर तक उन्होंने अपने ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर यह मैच जीता, क्योंकि वो जानते थे कि क्रिकेट के साथ यहाँ के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री को शायद अगर इस बात का एहसास होता कि जनता संसद के साथ किस कदर जुड़ी हुई है या संसद का जनता के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, तो वो इस तरह का बयान नहीं देते। एक प्रधानमंत्री से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो संकट के वक्त इस तरह के जुमले गा के निकल जाए, विदेश यात्रा पर चले जाए। हमारा देश इस वक्त इस दौर से गुजर रहा है जब विपक्ष से भी वो निराश हो चुका है, केंद्र सरकार से भी निराश हो चुका है। तीसरा विकल्प उसके पास नहीं है। अन्ना को लेकर, रामदेव को लेकर लोग भटकाव की स्थिति में है, दिग्भ्रमित स्थिति में है। यहाँ पर प्रधानमंत्री के पास पूरी संभावनाएं थी कि उस भटकाव को समेटकर जनता के साथ सीधा संवाद करते। प्रधानमंत्री जनता के साथ जनता के नाम सीधा संबोधन जारी कर सकते थे, अपील जारी कर सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि 1000 सवालों का जवाब देने से बजाय चुप रहना ही सही है। इसका मतलब ये तो बिल्कुल आप परीक्षा से बच रहे हैं, और अगर आप परीक्षा से बच रहे हैं तो लोकतंत्र में ये बहुत घातक है। और जो आपने कहा है कि क्या समस्या का समाधान हो गया है, समस्या का पटाक्षेप इससे जरूर हो सकता है, लेकिन समाधान नहीं हो सकता। उसके फौरन बाद भारतीय जनता पार्टी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी सुषमा स्वराज सहित अरुण जेटली ने भी यही सवाल उठाए, और अरुण जेटली के बयान को अगर आप देखेंगे, आपने देखा होगा, हमने देखा कि किस तरह से अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री पर इस तरह के आरोप लगाए कि प्रधानमंत्री संसदीय प्रक्रिया के खिलाफ जा रहे हैं, प्रधानमंत्री संसदीय प्रक्रिया को दोष दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री संविधान को इस सब चीज के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं, प्रधानमंत्री संसद को इस सब के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को इसके लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। तो क्या इन परिस्थितियों में आपको लगता है कि इन परिस्थितियों में समाधान हो पाएगा, आशीष? बिल्कुल। और दीपक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, दीपक से भी चर्चा करेंगे इस पूरे मुद्दे पर। दीपक, जैसा प्रदीप मानते हैं कि न तो विपक्ष से उम्मीद रह गई जनता को, अब तो खुद प्रधानमंत्री ने जब ये कह दिया कि उनका चुप रहना ही बेहतर है, तो अब तो सरकार से भी कोई उम्मीद नहीं रह गई है। कल का मुझे प्रदर्शन याद आता है अरविंद केजरीवाल का, क्योंकि उसे अन्ना हजारे का प्रदर्शन नहीं कह सकते हम लोग, ये पूर्णतया अरविंद केजरीवाल का ही प्रदर्शन था, उनके ही समर्थकों, उनके कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन था। क्या इस देश में राजनीतिक रूप से विकल्पहीनता की स्थिति आ चुकी है? बड़ा सवाल है यहाँ पर, क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से गंभीर विपक्ष की हम उम्मीद कर रहे थे, जो चर्चा करा था, वो सब कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर। उसके बाद सरकार ने भी आज जो कुछ बोला है, सरकार से मेरा यहाँ पर तात्पर्य है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से, उन्होंने भी जो अपनी भूमिका यहाँ पर स्पष्ट की है, उससे लगता है कि अब उनकी तरफ भी बेहद उम्मीद के साथ जनता नहीं देख सकती है। नहीं, कल का प्रदर्शन जी बिल्कुल आशीष, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आज बयान दिया, उसके बाद लगातार अब आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री ने सारा चीज कांग्रेस के भाजपा के ऊपर यहाँ पर डाल दी है। भोपाल में आज एक प्रदर्शन हुआ था, आपको याद दिलाना चाहूंगा। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ वहां पर प्रदर्शन किया, और कहीं ना कहीं यहाँ पर केंद्र भाजपा कांग्रेस को कह रही है केंद्र में, तो स्टेट में कांग्रेस अब भाजपा को कह रही है। यानी दोनों ही लोग एक दूसरे पर आक्रामक हो गए हैं, सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, एक दूसरे के पुतले जला रहे हैं, एक दूसरे से इस्तीफा मांग रहे हैं। यहाँ पर भाजपा प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगती है, तो वहां पर कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो भाजपा के वहां पर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में, उनका इस्तीफा मांगते हैं। यानी कि जो लड़ाई हो गई है अब एकदम से आमने सामने हो गई है। ये चाहते हैं कि मैंने प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा तो मैं तुमसे तुम्हारे मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगूंगा, लेकिन इस सबके बीच में जनता क्या सोचती है, जनता क्या चाहती है, वो सारे मुद्दे हवा हो चुके हैं। अभी आमने सामने की लड़ाई हो चुकी है, और दोनों ही लोग एक दूसरे पर सारे के सारे आरोप डाल रहे हैं, बजाय इसके कि जो भी सारी चीजें हैं, तथ्य हैं, उनको पेश करना। संसद चलती तो बहस होती, वो सारी चीजें निकलकर सामने आती। ये सारी चीजें होने के अब सड़कों पर उतर के सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन ही रह गया है। यानी कि पिछले जब से मानसून सत्र शुरू हुआ है, हम देखते हैं संसद में कोई कामकाज नहीं हुआ, सरकार के जितने मंत्री हैं वो सिर्फ सरकार की सफाई देने में लगे हैं, कोई कामकाज नहीं हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अल्टीमेटली नुकसान तो जनता का ही हो रहा है। आप पहले ही 1,86,000 करोड़ का नुकसान करवा चुके हैं। संसद की कार्रवाई 5 दिनों तक यहाँ पर नहीं चलती, तकरीबन 25 करोड़ रुपए का नुकसान होता है, और उसके बाद फिर एक दूसरे के आप इस्तीफा यहाँ पर मांगते रह जाते हैं। प्रधानमंत्री एक ऐसा बयान यहाँ पर देते हैं जिसकी उनसे कतई उम्मीद नहीं की जा सकती कि इस पद पर रहकर आप एक ऐसा बयान देते हो, तो निश्चित तौर पर जनता जो है, जिसके लिए ये सरकार बनी है, जिसकी वजह से ये सरकार बनी है, उसका क्या होगा, उसके मन में क्या है, ये शायद किसी के मन में बिल्कुल भी नहीं है। और वो लोग सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर देखा जाए तो भाजपा को शायद 2014 में केंद्र की सत्ता दिखाई दे रही है कि वहां कैसे भी हासिल किया जाए, तो कांग्रेस लगी है इस चक्कर में कि जो भी आरोप उन पर लग रहे हैं उनको नकारा जाए किसी भी तरीके से, ताकि वो कुर्सी उनके हाथ से न निकल जाए। आशीष, वैसे कुर्सी का खेल होता ही ऐसा है, आदमी जनता के बारे में इसमें नेता नहीं सोचते, वो सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं, और आज के घटनाक्रम ने एक बार इसे फिर से साबित कर दिया है। अब वक्त भी हमारे पास बेहद कम बचा है, आपसे भी जानना चाहेंगे, राजनीतिक विकल्पहीनता की स्थिति आ चुकी क्या इस देश में?
आशीष देखिए, सबसे बड़े जो आपका सवाल था, इस सवाल को कांग्रेस से ही शुरू करते हैं। कांग्रेस पार्टी पीएम इन वेटिंग, चलिए कांग्रेस से और उसको बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा व्यापक कर लेते हैं। अगर यूपीए कर लें तो हाँ, यूपीए की जब तक हम बात करें तो यूपीए के भी लगभग सभी जो सहयोगी हैं वो कांग्रेस के साथ साथ लालू प्रसाद यादव जैसे तमाम सहयोगी जो हैं वो राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री मानने में कोई गुरेज नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे सिनेरियो से राहुल गांधी गायब हैं। मनमोहन सिंह जो कि इस चुनाव के बाद एक चुके हुए तीर हो जाएंगे, उनके ऊपर सब कुछ डाल दिया जा रहा है। और उसके बाद आप देखिए कि तमाम बयान बहादुर क्या क्या बयान दे रहे हैं। ये वही बयान बहादुर हैं जो कल तक कुछ और बोलते थे, परसों कुछ और बोलते थे, और निश्चित है कि कल ये कुछ और बात बोलेंगे। अच्छा प्रदीप अब एनडीए की बात। जी हाँ, वही मैं आ रहा हूं। इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांग रही है। जग जाहिर है कि नैतिकता का अधिकार उनको कहीं भी नहीं है इस सिनेरियो में, क्योंकि तमाम राजनीतिक जो उनके मातहत हैं, जो प्रदेश सरकारों में चला रहे हैं, वो सब नैतिकता की बात उन पर भी लागू होती है। तो यहाँ पर जनता परेशान है, सड़कों पर आने की अभी उसकी स्थिति नहीं है, क्योंकि वो सड़कों पर भी आएगी तो उसका अंजाम भी उससे कुछ हल होता दिख नहीं रहा है। तो ये बहुत ही निराशाजनक भी है और बहुत ही खतरनाक स्थिति भी है आशीष। बिल्कुल। चलिए प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दीपक आप भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इस चर्चा में शामिल होकर अपनी विचार रखे। यकीनन इस देश में राजनीतिक विकल्पहीनता की स्थिति बनती नजर आ रही है। एनडीए हो चाहे यूपीए हो, कोल ब्लॉक आवंटन मामला एक ऐसा मामला है जिसने तमाम राजनीतिक दलों के ही ऊपर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं, प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। ऐसे में क्या होगा इस देश का, जब एक प्रधानमंत्री खुद ये कहता हो कि उसको सवालों के जवाब देने की जरूरत नहीं है, उसके हजार सवालों के जवाब में उसकी एक चुप्पी ही काफी है, क्योंकि हजार सवालों की आबरू रखनी है, सवालों की आबरू रखी जा सकती है बेहतर जवाब देकर भी। ये शायद प्रधानमंत्री को समझना चाहिए था। आज से पहले इस देश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी प्रधानमंत्री ने सीएजी के ऊपर सवालिया निशान खड़े किए हो, लेकिन इस प्रधानमंत्री साहब ने सीएजी के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। मनमोहन सिंह ने सीएजी के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि अगर सीएजी जैसी संस्थाओं के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े होते रहे हैं तो क्या होगा इस देश का, कैसे ये तय होगा कि इस देश की जनता का पैसा देश की जनता के हित में ही खर्च हो रहा है, कैसे तय होगा, कौन ये तय करेगा। फिलहाल इस विशेष में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।